सुनहरी शाम की शुरुआत थी। पूरे बंगले में हर तरफ चहल पहल, हर तरफ इश्तिहार अंगेज खाने की खुशबुएं। पूरे माहौल में जैसे सुनहरी रंग बिखरे हुए थे। ये शाम हसीन क्यों ना होती। आज वो हमेशा के लिए दुबई से पाकिस्तान लौट रहा था और अब उसे कहीं नहीं जाना था। शादाब बेगम के लिए उससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती थी कि उनका इकलौता शहजादा अब हमेशा के लिए उनकी नजरों के सामने रहेगा। उनकी जिंदगी में जो ग्रहण लग चुका था, उस ग्रहण को हटाने का इंतजाम तो वो पहले से ही कर चुकी थी। लेकिन आज की सुनहरी शाम उन्होंने किसी भी बदसूरती को इजाजत नहीं दी थी कि वो यहाँ का रुख करे। और इसी बदसूरती में वो रेशम जैसी लड़की भी शामिल थी, जिसका नाम माँ बाप ने रेशम रखते हुए गोया उसे रेशम की तरह नाजुक बना दिया। शोरूम के ठंडे ठार फर्श पर वो बुरी तरह से सिसक रही थी। आज की सजा और पहले की सजा में ये फर्क होती कि पहले सजा 2-3 घंटों के बाद खत्म कर दी जाती, लेकिन आज न जाने क्या था कि वो सुबह से यहाँ बंद थी और पानी का एक घूंट उसके हलक से नहीं उतरा था। खाना खाने के लिए वो नढाल हुई पड़ी थी, लेकिन यहाँ परवाह ही किसको थी। जब तक उसकी जान में जान रही वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। उसे हर हालत में बाहर जाना था, वो ना यहाँ वरना वो बड़ी बड़ी मर जाती। उसे पहले ही तन्हाई और अंधेरे से इस कदर खौफ आता था कि वो उनके करीब से भटकने से गुरेज करती थी। और अब मामला ये था कि उसी तन्हाई, उसी गंद से भरे स्टोर रूम में जहाँ फर्श पर इधर से उधर दौड़ते चूहे और अजीब सी चीजों से मजीद खौफ में मुब्तला कर रही थी। कुछ देर तो वो पाँव ऊपर की टूटी हुई कुर्सी पर बैठी रही, लेकिन टूटी हुई कुर्सी की एक टांग जब मजीद टूट गई तो नीचे उतर आई और बैठने के लिए उसके पास अब कोई जगह नहीं थी सिवाय उस ठंडे ठार फर्श के। लेकिन या कोई भी उस पर रहम करने वाला नहीं था। अब तो उसने ये उम्मीद भी तक करती थी कि कोई इस पर रहम खाएगा। अंधेरा बाहर फैलता जा रहा था और वैसे भी हवेली की रौनकों में इजाफा होता जा रहा था। शादाब बेगम की बहन और देवरानी जरनाब बेगम की फैमिली भी शायद हवेली की इसी पोर्शन में आ चुकी थी। आज सबका खाना भी यही था, इसलिए खुसूसी चहल पहल थी और इसी चहल पहल में उसका फारामोश होना तो बनता था। वैसे भी उसके यहाँ कौन सी हैसियत थी। रोती हुई सुर्ख आंखों को उसने बंद करते हुए नढाल सा सर कंधे पर लुढ़कने दिया। खुश्क लबों पर पथरी सी जमी हुई थी। उसे आहिस्तगी से सरगोशी करते हुए खुदा को पुकारा। 20 साल उम्र में कभी ये नौबत नहीं आई कि वो यहाँ बेबसी से रोकर खुदा को पुकारे। वो जब भी पुकारती हमेशा पुकार में एक शुक्र गुजारी होती, लेकिन आज वो इस कदर नढाल थी कि उसने बेबसी के मारे खुदा के दर पर इल्तजा की और शायद उसकी इल्तजा का आज आखिरी दिन था। काफी दिन गुजरने के बाद कमरे के स्टोर रूम के दरवाजे पर उसे हल्की सी आहट का एहसास हुआ। अपनी पूरी हिम्मत को जमा करते उसने उठने की कोशिश की कि दरवाजे के सामने कोई साया सा लहराया। किसी ने आहिस्तगी से हैंडल पर हाथ रखा। उसके दिल धक धक कर रहा था। अगर ये शादाब बेगम थी तो कभी भी जसारत नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके सामने ऊंची आवाज में बात करे कोई। अगर इल्तिजा भी करती तो उसकी इल्तिजा भी सजा दी जाती। सो हालात के पेशे नजर लबों को सील लेना ही बेहतर था। यहाँ आने वाली रजिया थी, जिसका चेहरा खौफ के मारे जर्द हो रहा था। उसने मशगूल नजरों से रसिया को देखा, जिसने भर वक्त अपने लबों पर उंगली रखते उसे कुछ भी कहने से बाज रखा। वो नहीं चाहती थी कि यहाँ किसी को भी इस बात का अंदाजा हो और वो बुरी तरह से फंस जाए। और उसकी मदद करने की सजा कितनी भयानक हो सकती थी, इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था। हाथ पर रखी हुई चपाती के ऊपर रखा गया थोड़ा सा सालन और पानी की एक बोतल उसके हाथ में थमाते रजिया उल्टे पांव वापस जाने लगी और दरवाजे के सामने रुककर एक बार फिर तेजी से पलटी और झुककर उसके कान में सरगोशी की। बस खुदा से दुआ करो ये रात किसी तरह से निकल जाए। छोटे साहब आ रहे हैं, हो सकता है सुबह तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाए। वो कहना चाहती थी, रो रो कर तड़प तड़प कर क्यों यहाँ रात कैसे गुजारेगी। ठिठुरती हुई रात जो उसकी जान लेने के दर पर थी। ठंडे ठार फर्श पर उसका गुजारना महाल था, लेकिन पूरे दिन के बाद उसे खाने की सूरत में जो चपाती मिली थी, सो कुछ भी कहने से खुद को रोककर वो जल्दी जल्दी बड़े बड़े नवाले हलक से उतारने लगी कि मुबादन कोई उसे देखे और फिर उसे वो नवाले उसके हाथ से छीन ना ले। बड़ी बेबसी से उसने खुद को रोने से बाज रखा था। अभी उसका मुकद्दर था और सारी उम्र से झेलना था।
खाना खाकर उसने दीवार से टेक लगाते अपनी शॉल में खुद को लपेट लिया था। रजिया की बात अब उसके जहन में गूंज रही थी कि छोटे साहिब आने वाले हैं। वो खूबरू शहजादा जिसके नाम से वो मुंसलिक होने के बाद वो इसकी एक झलक भी नहीं देख पाई थी, बल्कि उसका नाम तक भी नहीं जानती थी। मामला इस कदर सख्त था कि शादाब बेगम ने तो उसे कमरे में जाने की भी इजाजत नहीं दे रखी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका साया भी उनके बेटे पर पड़े। तो जाने अब उसके आने पर क्या होगा। हवेली में उसके आते जैसे खुशबुओं का झोंका हवेली में उमड़ आया था। नवाज खान का इकलौता बेटा, खान हवेली का इकलौता वारिस, बहुत शानदार समर्थ जिसके होने से इर्द गिर्द मौजूद लोगों को दिल थाम कर और जुबान संभाल कर बात करना पड़ती। वो वाकई हैरत अंगेज था। हल्के ब्राउन बालों और हल्की ब्राउन कलर की दाढ़ी में बेपनाह सुर्ख और सफ़ेद रंगत और सुनहरी आंखों के साथ वो कोई तुर्क शहजादा लग रहा था। यूँ लग रहा था कि वो यहाँ रहने वाले किसी भी इंसान से मुमासलत नहीं रखता। इस कदर हंसी के इर्द गिर्द मौजूद लड़कियों का बस नहीं चल रहा था कि वो तितली बनकर तितलियां बनकर उसके इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर दे या फिर उसे हसीन फूल समझकर चिमट जाए। लेकिन वो हर एक से बेपरवाह था। तरशीदा लोगों पर फैली हुई हल्की मुस्कुराहट बिल्कुल मस्नुई लग रही थी, क्योंकि इसका मामूल नहीं था बात बात पर मुस्कुराना। चंद एक बातें जो उसे वाकई दिलकश लगती थी उस पर दिल खोल कर मुस्कुरा देता और दाएं जानिब गाल पर पड़ने वाला गड़ा सारी तवज्जो बात की जानिब से हटा देता। गोल्डन कलर की कामदार लिबास में गहरे गले और नंगे बाजुओं के साथ नाइमा हुसैन लग रही थी। अपने दुपट्टे को गले में डाले उसे सीने पर दांस्ता तौर पर हटा रखा था। खूबसूरत बालों को पुश्त पर बिखेरे वो इधर से उधर मंडलाती जा रही थी। उस खास मौका पर शादाब बेगम का उसे इनवाइट करना तो लाजमी बनता था। वो भी अच्छी तरह जानता था कि शादाब बेगम की पसंद है, सो उसका दिल रखने के लिए हल्की फुल्की बातचीत नाहिमा से कर देता। और नाहिमा इस बात पर बिल्कुल लड़कियों में इतराती, और इतराती भी क्यों ना। वो हसीन शक्ल सूरत वाला शहजादा ऐसा था कि उसके पहलू में चलता उसे खुद भी नाज करना पड़ता। खाना खाने की बात चाय का दौर चला। उसने चाय से इनकार करते हुए मुलाजमा से कह दिया था कि काफ़ी उसके कमरे में पहुंचा दी जाए। वो थक गया है और आराम करना चाहता है। शादाब बेगम ने मुस्कुराते हुए सब कुछ हैंडल कर लिया और शायद बुरा भी किसी को नहीं लगा, क्योंकि सब उसके नेचर से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थे। ये मगरूरी और ये लापरवाही इस पर जचती थी, सो उसका हक बनता था। कमरे में आने के बाद वो फ्रेश हो गया। उन मसनूई लोगों से उसे हमेशा से एक अजीब सी कोफत होती थी। हर कोई एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहता था। उसे अंदाजा था कि उसके जाने के बाद अब सब लोग भी अपने अपने कमरों में चले जाएंगे, कि महफिलें बर्खास्त हो जाएंगी। सुबह थोड़ी देर के लिए शादाब बेगम गुस्से का इजहार करेंगी, लेकिन उन्हें मनाना खुद जानता है। पहले कौन सा उसकी इन सब के साथ बनती थी जो अब बनाकर रखता। रजिया ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। तब तक वो बिल्कुल फ्रेश खड़ा था। बाल माथे पर बिखरे हुए थे। सिंपल सी शर्ट ट्राउजर में भी वो बहुत दिलकश लग रहा था। सिगरेट सुलगा कर लंबे लंबे कश लगाए वो गोया उसे जल्दी खत्म कर देना चाहता था। रजिया को इशारा करते वो रुक फिर गया और उसकी हदायत के मुताबिक रजिया ने काफी साइड टेबल पर जमा दी और फिर यूं ही वो सर झुकाकर गुजरने लगी। जब किसी एहसास के तहत वो पलटा, रुको, और रजिया दरवाजे में ही रुक गई। रजिया को देखकर उसे अजीब सा झमाका हुआ। उसके दिमाग में हुआ था एक अजीब सा मंजर। उसके जिन की स्क्रीन से लहरा कर गुजरा। उसे अजीब बात ये थी कि इससे पहले ये उसे खाली नहीं आया। सब लोगों में वो इतना मसरूफ मसरूफ सा बैठा था कि उसने गौर ही नहीं किया कि जब वो यहाँ से गया तो हवेली में एक फर्द का इजाफा हो चुका था। सो अब उसे यहाँ होना चाहिए था। लेकिन अजीब बात थी कि वो इसे यहाँ नजर नहीं आई। शायद वो उन्हीं लोगों में से हो। वो अच्छी तरह से नहीं पहचानता था उसे। उसे बस एक बारी तो उसे देखा था, गाड़ी के अंदर शॉल चेहरे के इर्द गिर्द लिपटी हुई, और वो बुरी तरह से रो रही थी। और दूसरे लम्हे वो नजर फिर गया था। उस वक्त वो इतने गुस्से में था कि उसका नाम भी सुनना नहीं चाहता था। और यही यही उसकी नाराजगी का इजहार था। लेकिन अब की बात और थी। उसके लहजे में सिर्फ तजस्सुस था। वो लड़की कहाँ है? क्या तुम उसके बारे में जानती हो? वो मुतसज्जिद था। शायद समझ नहीं पा रहा था कि उसे बात का आगाज कहाँ से करना चाहिए, या फिर शर्मिंदगी आ रही थी।
कि वो क्या सोचेगी, उसकी मनकुआ है और उसका नाम तक नहीं वो जानता। रज़िया ने चौंकते हुए सर उठाया। किसकी बात कर रहे हैं छोटे साहब? वही लड़की जो बनी होकर यहाँ आई थी। वो अपने चेहरे के तासुरात को नॉर्मल करते हुए पलटकर कॉफी उठा चुका था। ये जिंदगी में पहली मर्तबा था जब वो खुद किसी लड़की के बारे में मालूमात ले रहा था। रेशम। रज़िया ने डरते डरते आहिस्तगी से उसका नाम लिया, जैसे उसके नाम लेने से भी पाबंदी हो। कौन रेशम? उसने भी रज़िया की तकीद में वही अल्फाज दोहराए। मेरा मतलब है, उस लड़की का नाम रेशम है जो बनी होकर यहाँ आई थी। उसकी कश्मकश से ही रज़िया को अंदाजा हो रहा था कि इसके बारे में क्या मालूमात लेना चाहता है। उसे वाज़िया तौर पर रज़िया के चेहरे के बदलते हुए तासुरात को देखा था और वो समझ नहीं पाया था कि वो क्यों इस कदर घबरा रही है। कितनी देर रज़िया के जवाब का वो मुंतज़िर रहा, लेकिन रज़िया की उड़ी हुई रंगत उसे कोई और ही कहानी सुना रही थी। उसे लगा जैसे वो लड़की वापस चली गई है। उसने एक बार फिर से उस सवाल को दोहराया। तब तक वो काफ़ी को एक बार फिर अपने लबों से छू चुका था, जिसका जायका उसके मुंह में घुलने लगा था। उसकी नज़रें रज़िया पर जमी थी। क्या तुम मुझे बताओगी जो पूछा था? और रज़िया ने सर उठाकर उसे देखा था। बता तो दूं छोटे साहब, लेकिन बड़ी बेगम, वो किस बात पर इतना खौफज़दा थी? यकीनन उसकी माँ के खौफ की वजह से। उसके चेहरे की रंगत मुतग़य्यर हो चुकी थी और उसकी हालत को समझ पा रहा था। इसीलिए तजस्सुस के मारे मज़ीद उसके करीब चिल्लाया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मम्मा ने तुम्हें मना किया है मुझे बताने से? वो काफ़ी हद तक बात की तह तक पहुँच चुका था। इसे लगा शायद उसकी माँ ने पिछली बार की नाराज़गी को ज़ेरे और रखा होगा। छोटे साहब, वो रेशम सुबह से स्टोर में बंद है। बड़ी बेगम साहिबा ने उसे अभी तक माफ़ नहीं किया है, इसलिए वो आज रात स्टोर में ही रुकेगी। और सामने खड़े शख्स को ऐसा लगा जैसे उसे सुनने में गलती की। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? कॉफी का कप वो वहीं टेबल पर रख चुका था और जिसके चेहरे पर कुछ देर पहले इत्मीनान फैला हुआ था, अब उसके चेहरे की इस तरह की हालत काबिले दीख थी। रजिया फौरन सर झुका गई, यूं लग रहा था जैसे वो कुछ भी। उसने बड़े दबाव में आकर ये सब बताया। मुझे बताओ कि उसने कौन सी ऐसी गलती की है? उसे लगा वनी में आई लड़की ने जरूर बगावत की होगी या फिर कोई ऐसा कदम उठाया होगा जो उसकी माँ को इतना गुस्सा करना पड़ा। जी, महंगी क्लास को तोड़ डाला था उन्होंने। रजिया ने भी यूं बताया जैसे उसने बहुत बड़ा जुर्म किया हो और वो हैरत के समंदर में गौता जल रह गया। एक गिलास तोड़ने की वजह से वो सुबह से स्टोर रूम में बंद है? चाहे उसने आज तक उसे नहीं देखा था, उसे महसूस नहीं किया था। वो उसकी मनकूहा ना भी होती तो वो भी उसके लिए कुछ ऐसा ही महसूस करता जैसा वो अब महसूस कर रहा था। उम्र का एक हिस्सा उससे बैरूनी मुल्क गुजारा था जहाँ की अयाशियां निराली थी। रजिया, अगर तुमने झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस सुर्ख चेहरे के साथ अपने लबों को दांतों में दबाए से आखिरी बार रजिया को धमकी देते हुए कहा। कमरे से जाने के लिए उसे कह दिया और रजिया जो सर झुकाकर कमरे से बाहर निकली गई, माथे पर बिखरे हुए बालों को मुट्ठी में दबोचे वो हैरत ज़दा होकर कमरे में टहल रहा था। वो शुरू से ही इस तरह की रसूमात के खिलाफ था। कब वो इस निकाह के लिए हामी भर रहा था, लेकिन शादाब बेगम की जिद के आगे से हारना पड़ा और उस लड़की को अपने निकाह में ले लिया। और उस वक्त उसे ये नाराज़गी नहीं थी कि वो लड़की उसके निकाह में आ गई, बल्कि उसे इस बात की नाराज़गी थी कि शादाब बेगम ने अपनी मर्ज़ी का ख़्याल ही नहीं किया। और वो जो शुरू से ही अपनी मनमर्ज़ी करने का आदी था, उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था किसी और के फ़ैसले को कबूल करना। अपनी नाराज़गी का इज़हार करने के लिए उसे उसी रात वो कराची निकल गया। अब कराची से बगैर बताए दुबई। वैसे भी उसे अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के लिए दुबई जाना था। चंद दिनों तक उसने शादाब बेगम से कोई बात नहीं की, ख़ास तौर पर उस लड़की के हवाले से। शादाब बेगम ने दोबारा तज़किरा भी नहीं किया और चंद दिनों के अंदर अंदर वो अपनी नाराज़गी को ख़त्म करते हुए वो भी उनके बारे में मुकम्मल फरामोश कर चुका था। हाँ, दिल में एक एहसास था कि उसके निकाह में है, उसके घर में है। वो घर जाएगा तो न जाने ये नया इजाफा उसे कैसा महसूस होगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि कोई उसके हक में होते हुए यूं दर बदर की ठोकरें खाए। ये बगावत का पहला कदम था जिसे वो हरगिज़ उठाना नहीं चाहता था, लेकिन बेकरारी इस कदर बढ़ी कि वो अपने कमरे से निकलते सीढ़ियां फलंगता चला गया। लाउंज में खामोशी थी, शायद सब लोग बिखर चुके थे। ये रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था।
और उसका रुख स्टोर रूम की जानिब था। दिल में एक उम्मीद थी कि रज़िया ने उससे झूठ बोला होगा। वैसे भी मुलाज़िमीन की आदत होती है कुछ भी कह देने की, बात को बढ़ाने की, लेकिन ये सब कुछ वो अपनी आँखों से देखना चाहता था और उसके बाद ही फैसला करना चाहता। स्टोर रूम के दरवाजे का लॉक खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। अजीब-सी बदबू और अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। उसने कोशिश की थी कि अंधेरे में देखने की, लेकिन खूब अंधेरे में वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। हाथ बढ़ाकर उसने दीवार पर मारते उसने लाइट ऑन कर दी। दीवार के साथ लगकर सोया हुआ वजूद को एक गठरी नुमा चीज महसूस हो रही थी। वो धान पान से लड़की अपनी शाल को अपने इर्द गिर्द लपेटे उस ठठरती हुई ठंड में भी ठंडे ठार फर्श पर सो रही थी और उसने कदम बढ़ाते हुए इसके करीब आ गया। रजिया की बात ठीक थी, वो यही लेटी हुई थी। क्या उसकी माँ इतनी सपाक हो सकती थी कि एक मासूम सी लड़की से ये सलूक करे? पंजों के बल वो उसके करीब ही बैठ गया। शायद वो गहरी नींद में थी, इस लाइट हो जाने के बावजूद भी उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अपने सुर्ख लबों को दांतों में दबाकर उसने हाथ बढ़ाकर आहिस्ते से उसकी शॉल को खींचा। शॉल को एक कोना सरकते उसके चेहरे से उतर गया और वो मफूत सा उसके चेहरे को दिख रहा था। बिखरी हुई लटों ने चेहरे को ढांप रखा था, लेकिन फिर भी उसकी बादामी रंगत चकमका रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, सतून नाक और नाक में पहनी हुई नौजरें गुलाबी लग सख्ती से एक दूसरे में व्यवस्थित थे। वो जो कुछ देर पहले अजीबो गरीब तासुरात ले यहाँ बैठा था, अब उसके तासुरात फिर पल भर में बदल गए। उसे यूं देख रहा था जैसे वो खुदा का कोई करिश्मा हो। हालांकि हकीकत ये थी कि वो शक्ल सूरत से कम हसीन थी। बिलाशुबा वो बेहद हसीन मर्द था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि कोई देखने वाला भी उसे ठटक कर देखने पर मजबूर हो जाता। लेकिन वो फिर भी अपने सामने लेटी हुई उस लड़की को दिख रहा था जिसके चेहरे के तासुरात इस कदर नफासत से तराशे गए थे कि बादामी रंगत होने के बावजूद अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। बिलाशुबा वो पुरकशिश और इंतहा की पुरकशिश लड़की थी, बेइंतहा। उसने बेख्तियार अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से लटों को हटा दिया और एक लम्हे में उसने बड़ी बड़ी आंखों को खोल दिया। शायद कुछ लम्हे उसे लगे होंगे हालात को समझने में, और इससे पहले कि वो दूर बदकती हुई चीख पड़ती, उसने आगे बढ़कर सख्ती से उसे उसके मुंह पर हाथ जमा दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मजीद फैल चुकी थी, अपने कांपते हाथों से अपने वजूद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और उसे रिलैक्स करने के लिए कह रहा था। उसे सख्ती से अपने लब उंगली पड़कते से घूरा और वो पल भर में खामोश हो गई। मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, चीखना मत। उसे नरमी से उसकी ताकीद की। उसकी आंखों की अजनबियत बता रही थी कि उसे पहचानती नहीं है, और वो पहचानती भी कैसे? उसने आज तक उसे देखा ही नहीं। शायद वो दोनों पहली बार एक दूसरे को दिख रहे थे। उसे नरमी से अपना हाथ उसके चेहरे से हटाया। वो अभी तक एक दूसरे की आंखों में दिख रहे थे। न जाने क्या कशिश थी जो एक दूसरे को घेरे हुए थे। और शायद निकाह का रिश्ता इतना ही ताकतवर होता है कि दो अजनबी होकर भी एक दूसरे से जुड़कर अपने जज्बात और एहसासात को एक दूसरे की जानिब भरने से बास नहीं रख पा रहे थे। आप कौन है? अंदर कैसे आए? प्लीज जाए यहाँ से। वो बहुत हल्के लहजे में बात कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका लहजा खौफ में डूबा हुआ था। बड़ी बड़ी सी आंखें इस कदर खौफजदा थी कि उन्होंने नींद के खुमार को ही बुला दिया। हालांकि उनमें तैरते हुए सुर्ख डोरे वाज़िया तौर पर ऐलान कर रहे थे कि वो अभी तक मुकम्मल तौर पर नींद से बेदार नहीं हुई। हालांकि रज़िया ने उसे बताया था कि आज छोटे साहिब आने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो फरामोश कर गई और उसकी बात सुनकर वो मबहम सा मुस्कुराया था। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। शहीर उसके लिए ये नया इंकशाफ था। उसका शौहर यहाँ स्टोर रूम में उसके सामने बैठा, यानी शहीर खान इस हवेली का लाडला शहजादा जिसके आने पर वो खौफ का शिकार थी, उसके सामने यूं पंजों के बल बैठा था। और उसकी बात सुनकर वो फौरन उठ खड़ी हुई। सारी नींद भग से उठ गई। उसे फौरन से अपने दुपट्टे को तलाश करना चाहा और फिर जमीन से उसे उठाकर, इससे पहले कि वो खुद पर लपेट लेती, वो उठ खड़ा हुआ और नरमी से उसके हाथों को थाम लिया जो कि ठंडे या खोरे थे। उसके हाथों से शॉल लेकर उसके वजूद के गिर्द लपेट दी। चलो कमरे में चलते हैं। उसे नरमी से उसका हाथ थाम कर अपने जानिब खींचा था और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए वो खौफ और हैरत से दूर हो गई। नहीं नहीं, मैं यही लेटूंगी, आप प्लीज कमरे में जाए।
उसे उसे पुकारने से इज्तनाब किया। वो नहीं चाहती थी कि उसके करीब जाए और उस पर कोई भी हक ज़ाहिर करे और शादाब खान के अताब का निशाना बन जाए। वो जितनी उनसे खौफज़दा थी, कभी भी उसके यूँ कहने पर उसके साथ नहीं जा सकती थी। शाहीन ने पलट कर उसे देखा। वो शदीद बदमज़ा था। अभी तक वो उसकी मासूमियत की खुमार में था, लेकिन उस लड़की के इनकार ने और यहाँ की मौजूदगी ने उसे अजीब सी कैफियत में दो चार कर दिया था। उसे झुकते उसे अपने बाजू में बढ़ लिया और वो सिसक कर रह गई। मुझे अब तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, चुपचाप कमरे में चला। उसे धमकी से नवाजते वो उसका सर अपने सीने पर टिकाकर उसे अपने बाजुओं में भर कर कमरे में लेकर जा रहा था। पहली बार कोई निस्वानी वजूद उसकी इस कदर करीब था कि उसकी अपनी धड़कनों में इंतशार पैदा हो रहा था और रेशम की नरम नाजुक सी सांसें उसके सीने पर पड़ते हुए उसे मजीद जला रही थी। जज्बात का एक ऐसा समंदर जिसके वजूद में गर्दिश करने लगा था। जो भी था उसकी बीवी थी, उसके निकाह में थी। उस पर किसी गैर मुनसफाना सलूक नहीं वो उससे कर सकता था। उसके सीने पर सर रखकर वो आंखें मूंदे जा रही थी। चेहरा बेतहाशा सुर्ख हो रहा था और वो सोच भी नहीं सकती थी कि यूं बेबाकी से उसे अपने बाजू में भर लेगा। अगर शादाब बेगम उसे यहाँ देख लेती तो शायद बुरी नजरों से उसकी जान ले लेती, लेकिन वो इस वक्त खुद को महफूज और पुरसुकून तस्वर कर रही थी। जो खौफ का बादल पिछले चंद दिनों से उसके सर पर मंडला रहा था वो एकदम से छट गया। लेकिन फिर भी अभी कुछ तो बाकी था। वो उसे अपने कमरे में लेकर जा रहा था। कमरे में लाने के बाद उसने अपने जहाजी साइज बेड पर उसे लिटा दिया। उसे परवाह नहीं थी कि वो कितनी औकात की मालिक है या नहीं, लेकिन उसकी बीवी थी और उसे ये हक हासिल था कि वो जहाँ चाहे जिस तरह चाहे मर्जी रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो वनी होकर आई थी। उसके बाद वो खुद कमरे में गया और उसके लिए दूध गर्म करके ले आया। वो यहाँ नहीं रहता था और यहाँ की चीज़ों से अनजान था, लेकिन फिर भी शायद अपने ज़मीर के बोझ को हल्का करने के लिए उसके लिए सब कुछ कर रहा था। उसकी जानिब से इतनी हमदर्दियाँ देखकर वो अपनी नहीं पलकों को भीगने से बाज नहीं रख पाई थी। अपनी नज़रों को अपने हाथों की पुश्त पर मरकूज करते उसने बामुश्किल पलकें चिपकते हुए आंसू को अपने हलक में उतारा था। जब वो इसके करीब बैठकर उस नरमी से उसके हाथों को थाम चुका था। ये दूध पी लो और यहाँ आराम से सो जाओ। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कभी भी कोई रात इस तरह स्टोर रूम में गुजारनी पड़ेगी। वो जो अभी तक उसकी खूबसूरती की खुमार में डूबी हुई थी, अभी तक उसे यकीन नहीं कर पा रही थी कि कोई इस कदर भी हसीन हो सकता है। उसके गंभीर लहजे पर वो अपने दिल को बमुश्किल धड़कने से रोका था। वो नहीं चाहती थी कि उसके चेहरे पर फैले हुए सुर्ख रंग और तासुरात उसके दिल के जज्बात का पता दे दे। सामने बैठा वो शख्स उस पर एक लम्हे में इस कदर असरअंदाज हुआ कि वो पलके भी नहीं उठा पा रही थी और शर्म से भूजल पलके गिराए हुए वो यूं सोच रही थी कि चुटकी बजाए और शहीद खानजादा की नजरों से गायब हो जाए। और न जाने क्यों उसे बड़ी गहरी नजरों से वो दिख रहा था। आई एम सॉरी। शायद माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए मुबहम सा मुस्कुरा कर कह गया और वो अपनी पलकों को उठाकर उसने नजरों को उसके हसीनो जमील चेहरे पर गाड़ दिया। मुस्कुराते हुए अपने ही गाल के दाएं जानिब घड़ा भी जाहिर कर रहा था। उसके हसीन चेहरे को अजीब सी नजरों से घूरे जा रही थी। मैं बनी होकर यहाँ आई हूँ खान साई, इसीलिए ऐसे वादे करने से परहेज करें। अपने लब वो लहजे से वो पढ़ी लिखी ही मालूम हो रही थी। फिर उसके माँ बाप ने उसे क्यों वो नहीं कर दिया और उसे पूछना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि वो इसके पुराने जख्मों को खुरेद देगा। सो चुपचाप उसके करीब से उठ खड़ा हुआ। तुम रेस्ट कर लो, मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। उसके करीब से उठते हुए बाहर चला गया और दूध का गिलास खत्म करते हुए झिझकते हुए वहीं लेट गया। हालांकि वो खुद थकावट का शिकार था, लेकिन फिर भी दिल की बेकरारी अपने अरूज पर थी और थकावट कहीं दूर जा सोई। वो काफी देर के बाद कमरे में दाखिल हुआ जब वो गहरी नींद सो रही थी। काफी देर तक उसके चेहरे के खुदुखाल का जायजा लेता रहा। बिलाशुबा वो पुरकशिश लड़की थी और उसका लहजा इतना मुलायम था कि वो एक ही लम्हे में उसकी मजहब और नरम फितरत का अंदाजा लगा चुका था। उसे सोच लिया था कि सुबह शादाब बेगम से बात करेगा। आज के बाद वो इसी कमरे में रहेगी। उसकी बीवी के तमाम हकूक और फ़राइज़ के साथ वो हरगिज़ नहीं चाहता कि वह वाबस्ता हो और इस घर में रह रही थी तो किसी भी तरह की
नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा। सूरज की किरण ने उसे अपने आगोश में लेने के लिए बेताब थी, लेकिन वो अभी तक गहरी नींद में ही सो रही थी। करवट बदलकर उसने अपना बाजू सोए हुए शख्स के ऊपर रख दिया था। जब किसी एहसास के तहत उसने अपनी आंखें को खोल कर देखा, फिर करंट खाकर दूर हो गई। उसकी बेतहाशा करीब ही सो रही थी, इतना करीब कि उसकी धड़कनों को आसानी सुन सकता था। शर्टलेस वजूद पहले से भी ज्यादा हसीन लग रहा था। शायद उसे शर्ट उतार कर सोने की आदत थी, इसलिए इतनी ठंड में भी वो बगैर शर्ट के ऊंधे मुंह सोया हुआ था। कुछ देर तक वो खौफजदा नजरों से उसे देखती रही। वो नहीं जानती थी कि हसीन ख्वाब आंख खुलते ही उसकी तबीर गायब हो जाएगी, या फिर एक हसीन इत्तेफाक हो और उसके बाद कभी रोनमा नहीं होगा। उसे नरमी से अपना हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पर रखा, फिर हल्का सा झुककर उसके चेहरे को देखने की कोशिश की। ऐसे मर्द तो उसने सिर्फ टीवी और ड्रामों में ही देखे थे। उसने कभी भी हकीकत में इतना हसीन शख्स नहीं देखा था, और ऐसा ही इस कदर दिलफरेब था कि वो हसीन शख्स उसके पहलू में ही सो रहा था, मुकम्मल हक के साथ। उसे दस्तयाब था, अगर दस्तयाब नहीं भी तो उसके नाम से वाबस्ता तो है ना। लेकिन फिर एक एहसास के तहत उसकी पलकें जरा नम हो गई। वो वनी होकर यहाँ आई। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बदला है। शदाब बेगम के भाई की जान के जुर्म में उसे बनी किया गया, और वो उनकी बहू बनकर उनके सारे ही मजालिम बर्दाश्त कर रही है। क्या हुआ, और नहीं देखना क्या? अच्छी तरह तसल्ली से देख लो, आखिर इतने अर्से से बाद तुम्हारा शौहर तुम्हें मिला है। उसकी बात पर वो आंखें फैलाई उसे दिखती रही। वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि वो मिस ना शख्स है, बल्कि से जाग चुका है। करवट बदलती उसने खींच कर उसे अपने ऊपर गिरा लिया, और उभटी भटी नजरों से वो उसकी हसीन आंखों में दिख रही थी। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि गांव की लड़कियां इतनी हसीन भी होती है। तुम भी रात मुझे सोते हुए इतनी ही प्यारी लगी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें झुक कर क्यों गहरी नजरों से देखने की जसारत नहीं की। वो इसे शर्मिंदा कर रहा था, और वो हकीकतन उस शर्म से सुर्ख हो गई थी। खानसाई में बर्स उसने कपकपाते हुए लबों से वजाहत देनी चाहिए, लेकिन तब तक उसकी गर्दन में मुंह दे चुका था। पहली बार किसी एहसास के तहत उसे छू रहा था, और वो बेख्तियार उसकी आंखें बंद होती चली गई। उसे बेड पर गिराते हुए उस पर हल्का सा झुका, उसकी वजूद पर अपनी मोहब्बत की पहली मोहर जब्त करते उसे सांस दिला रहा था कि वो मुकम्मल तौर पर उसका है, और वो उसकी वजूद की खुशबू में ही बिखरती जा रही थी। शायद अभी तक ये यकीन कर पाना मुश्किल था उसके लिए। और फिर उसके माथे पर अपने लब रखते हुए आंखें दबाकर उसके करीब से उठकर चला गया। लेकिन वो अभी तक उसी एहसास के जेर असर वहीं साकित पड़ी छत को घूरे जा रही थी। अगर ये बाब जिंदगी का हसीन तरीन बाब लिख दिया जाता तो झूठ नहीं था। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि इसकी जिंदगी का आगाज इस कदर हसीन होगा। वो खुद फ्रेश होकर नीचे आया था। रजिया से उसने कह दिया था कि नाश्ता उसके कमरे में पहुंचा दिया जाए, और शादाब बेगम हैरत से उसे देखती रही। तुम्हारे कमरे में? मगर क्यों? उनके सवाली लहजे पर उसने झुक कर उनके माथे पर बोसा दिया था, और फिर उनके सामने आकर बैठ गया। रेशम कमरे में है ना, वो सो रही है, सो कमरे में ही नाश्ता करेगी। उससे बात जितने आराम से की थी, शादाब बेगम ने बात उतने ही आराम से नहीं सुनी थी। क्या मतलब? तुम्हारा उसकी इतनी औकात हो गई कि तुम्हारे बिस्तर पर रात गुजार रही है, और अब नाश्ता तुम्हारे कमरे में करेगी? नहायत सख्त लहजे में बात करते वो मुसलसल उसके चेहरे को दिख रही थी। ये औकात तो उस वक्त उसे मिल चुकी थी जब वो मेरे निकाह में आई थी। वो पुरसुकून सा अपने लिए चाय निकाल रहा था। तुम पागल हो गए हो? एक वनी में आई हुई लड़की को सर पर बिठा लोगे? ठीक है, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे लिए अय्याशी का सामान हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक मुस्कुराती हुई नजर उसने उनके चेहरे पर डाली। अपना गुस्सा थूक दे, ये तस्लीम तो कर चुकी हैं आपकी वो मेरी बीवी है। बाकी आपको देखना पड़ेगा कि मैं इसे अय्याशी का सामान बनाता हूँ या कुछ और। मामला इतना संगीन नहीं था जितना संगीन वो बनाता चला जा रहा था। अपनी चाय का कप उठाते वो उठकर कमरे में चली गई, और इस जाने के बाद नाश्ता करके उनके कमरे में गया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी सिर्फ उस ताल्लुक को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस तरह से उन्होंने पलट कर अपने बेटे को के हसीन चेहरे को देखा।
خود کو دیکھا تم نے تم چاند ہو اور وہ چاند میں لگا ہوا داغ۔ میں اسے صرف اپنے بھائی کے بدلے کے آواز ہی لے کر آئی تھی اور وہ جھنجھلا گیا۔ آپ نے اس وقت بھی اپنی مرضی کی اور آپ اس وقت بھی اپنی مرضی مجھ پر مسلط کر رہی ہیں، حالانکہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ عورت کو بکاؤ مال نہیں ہوتا، بلکہ پلیز اس رشتے کو مداخلت کی آپ کوشش نہ کریں پلیز۔ انہیں آئینہ دکھا کر وہ کمرے سے نکل چکا تھا اور پہلی بار وہ جیسے ہار کر وہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اتنی آسانی سے اس کھیل کا پاسا پلٹنے نہیں دیکھ سکتی تھی جو کھیل انہوں نے شروع کیا تھا اور ابھی اختتام تک بھی انہیں لانا تھا، اور اس کے لیے انہیں انتظار تھا ابھی کچھ دنوں کا۔ اس روز ڈرائیور کے ساتھ جا کر اس کے لیے وہ اچھی خاصی شاپنگ کر کے لے آیا تھا۔ اتنی شاپنگ کی اتنی اس نے کبھی زندگی میں نہیں سوچی ہوگی۔ جو کچھ اس کی ضرورت کا تھا بس اٹھا کر لے آیا۔ بیڈ پر ساری چیزوں کو پھیلا کر دیکھتے ہوئے وہ بار بار انہیں اٹھا کر محسوس کر رہی تھی۔ سب کچھ اتنا حسین تھا کہ وہ سب سے دل فریب بات یہ تھی کہ سب کچھ وہ لایا تھا۔ اپنی کچھ پرائیویٹ چیزوں کو دیکھتے ہوئے شرم سے سرخ بھی ہو گئی تھی۔ اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر وہ بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ اتنا رومانٹک انسان تھا اور وہ سارے جہان کی ان رومانٹک بندی۔ ان چیزوں کو جلدی سے چھپا کر رکھتے ہوئے اس نے باقی چیزوں کو سمیٹ دیا۔ آج جب باہر نکل کر اس نے شاداب بیگم کا سامنا کرنے سے اجتناب کیا گیا تھا، کیونکہ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک بار پھر اپنی جلی گٹی سنا کر اس کا دل سخت کر دے، کہ اس کے شوہر کی جانب سے بھی اسے یہی پیغام ملا تھا کہ اسے اپنے کمرے میں رہنا چاہیے اور زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزارے۔ اس روز اس نے ایک گرین کلر کی کامدار فراک کا انتخاب کیا، لائٹ گرین کلر جس پر گولڈن کام ہو رہا تھا، چھوٹی چھوٹی سٹون سے سجایا گیا تھا۔ دوپٹہ اتنا دل فریب تھا کہ وہ اپنے کندھوں پر پھیلاتے ہوئے اسے بالوں کو سیٹ کر لیا تھا۔ آج کتنے عرصے کے بعد وہ اپنی مرضی سے تیار ہو رہی تھی۔ ہلکی لپسٹک لبوں پر لگا کر وہ پلٹی کی تھی کہ جب وہ اسے کمرے میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ صبح سے ایک بار پھر اس نے اسے نہیں دیکھا تھا اور اس وقت اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ چہرہ جھکا گئی تھی۔ وہ دل فریب لگ رہا تھا۔ دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب آ رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ماننا پڑے گا کہ مشرقی حسن واقعی ہی ہر ایک چیز پر بھاری ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے بے ساختہ کہہ گیا تھا اور پھر اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر گیا اور اس کے بالوں کو سلجھاتے اس کے ماتھے پر لب بھی رکھ گیا تھا۔ خان سائی، وہ اپنے کپکپاتے لبوں سے اس نے اپنے اندیشے کو ظاہر کرنا چاہا تھا جب اس نے اپنی انگلی اس کے گلابی لبوں پر جما دی۔ کچھ بھی نہیں، بس تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تب تک جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ میں گزرے 1 مہینے کا ازالہ کر چکا ہوں۔ وہ تمام وقت جو میں نے تم سے غافل رہا اسے تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھنا میری ماں میرے لیے بہت ضروری ہے۔ آج نہیں تو کل وہ تمہیں تسلیم کر لیں گی اور وہی مقام دے گی جس کی تم حقدار ہو، لیکن میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تم ان سے دشمنی پال لو۔ اسے فوراً سر نفی میں ہلا دیا۔ بڑا اس شخص کے خلاف جانے کا کوئی سوال پیدا ہوتا تھا جو ایک ہی رات میں اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکا تھا۔ اسے خمار آلود نظروں سے دیکھتے اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ اس نے پہلی بار اس کے احساس کو محسوس کیا تھا اور اس قدر دل فریب تھا کہ دل پر چھایا چلا جا رہا تھا۔ اس کے لبوں سے اپنی پیاس مٹاتے اس نے جھکتے ہوئے اسے اپنے بازوں میں بھر لیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ یہ خوبصورت وقت گزار کر اپنے رشتے کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ رضیہ کی زبانی اس نے سب کچھ معلوم کر لیا تھا کہ کس طرح شاداب بیگم کے ظلم کا وہ نشانہ بنی رہی تھی اور وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کوئی ایک بار پھر وہ سب کچھ دہرایا جائے۔ شاداب بیگم نے خاموشی اختیار کر لی اور اسے بھی یہی لگا کہ شاید وہ حقیقت کو تسلیم کر چکی ہوگی۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور یہ پسندگی اہم ممکن ہے کہ محبت میں بدل جائے۔ اگر یہ پسندگی محبت میں بدل گئی تو تم میری پہلی محبت ہوگی۔ بھلا اس سے زیادہ حسین اقرار کوئی ہو سکتا تھا؟ اسے میسر تھا اور وہ وقت اس قدر حسین تھا کہ اس نے خود کو شہیر خانزادہ کے حوالے کر دیا۔ اس شام وہ گلابوں کی طرح نکلتی اس کے پہلوں میں کھلکھلاتی رہی اور اس کی کھلکھلاہٹوں کو سنتا رہا۔ اگلے 2 دن اس قدر حسین تھے کہ وہ ہر شام اسے دستیاب رہا، ہر رات اس کے حسن کو سراہتا رہا۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ شاداب بیگم مکمل طور پر خاموش تھی۔
उनका सामना भी रेशम से नहीं हुआ था। इस वक्त भी नाश्ता करने के बाद वो सुबह सवेरे ऑफिस के लिए निकल गया। कमरे को समेटती वो चेंज करके बाहर ही निकली थी कि जब उसने सोफे पर बैठी शादाब बेगम को देखा और ठटक कर रुक गई। हल्का सा वो मुस्कुराते उनके करीब आई। जब उन्होंने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। अच्छा लग रहा है तुम्हें इस रूप में देखकर। हकीकतन दिल ठंडा हो गया। ये सब देख कर के मेरे बेटे ने वली में आई लड़की को अपनी रखेल के तौर पर तस्लीम तो कर लिया, और जैसे वो कोई बम उसकी समातों पर फोड़ दिया गया था। आप बीवी भी कह सकते हैं, उनकी रखेल नहीं, बीवी हो। वो उठते हुए अपने सीने पर बाजू बांधे मुस्कुरा रही थी। हैरत है, वो लड़की जो उसके निकाह में आई उसकी बीवी बनकर वो इससे गाफिल होकर बल्कि माँ से नाराज होकर चला गया, क्योंकि उस लड़की से नफरत करता था। और फिर बैरून मुल्क से आने के बाद उसने सोचा कि चलो, अगर मुफ्त में रात गुजारने के लिए कोई दस्तयाब है तो हर्ज ही क्या है। सुबह से ही वो अपने कमरे में अपने बिस्तर तक उसे ले आया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद को आसमान में चमकता हुआ सितारा था। तसव्वुर करने लगे, मेरा बेटा नाइमा के साथ मंसूब है, आज नहीं तो कल वो नाइमा का ही हो जाएगा, और उसके बाद तुम ही उठाकर उसे कोने में तुम्हें फेंक दिया जाएगा, जहां से तुम्हारी सिसकने की आवाज भी उसको उसकी समातों तक ना जाएगी। वो धक से खड़ी रह गई। ये तो उसने सोचा भी नहीं था। क्या वो शख्स उसे अपनी अय्याशियों का सामान बना रहा था? क्या वो उस पर तर्स खाते उसे दस्तयाब हो रहा था ताकि वो खुद तरसी का शिकार ना हो? ऐसा नहीं है। अब सरासर बात को गलत रंग दे रहे हैं। सदाब बेगम उसके मजीद नजदीक आकर उसकी आंखों में दिखती रही। मेरा बेटा मजीद 2 रातें तुम्हारे साथ गुजार लेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं। तुमने अच्छा खासा उसका दिल बहला लिया है। 1 माह मैंने तुम्हें अपनी जेरे हिरासत रखा, तुमसे वो सब करवाया जो मेरे दिल को सुकून दे सकता था। और अब तुम्हारे लिए एक डील है मेरे पास। शाम तक सोच लो, बल्कि आज रात भी। चाहो तो उसके साथ गुजारा कर लो, और अगर चाहो तो मैं तुम्हें वापस भिजवा सकती हूँ, हमेशा के लिए, इस कैद से आज़ादी दिलाकर, जहाँ तुम अपनी मर्जी से रह सकती हो। तुम्हारे भाई पर कोई केस नहीं किया जाएगा, और तुम्हें आज़ादी भी दे दी जाएगी। मुझे यकीन है कि तुम अपने बारे में कोई बेहतर फैसला ही करोगी। अपनी जुबान के जहर उगलते वो वहां से चली गई, लेकिन जाते हुए तेज नजर उसके वजूद पर ढाला नहीं बोली थी, और उसे लगा था जैसे ये नजर उसके वजूद के आर पार हो गई है। क्या वो रखेल थी, सिर्फ एक तवाइफ की तरह बिस्तर पर दिल बहलाने वाली? तभी तो वो शख्स इतनी आसानी से उस पर मेहरबान हो गया, और शख्स की इतने दिनों की रियाजत, हमदर्दी, पसंदगी, सब कुछ राख के ढेर की तरह उसके इर्द गिर्द उड़ने लगे। उसके बाप ने कहा कि वो नायमा को पसंद करता है, आज नहीं तो कल वो नायमा का हो जाएगा, और फिर वो खाली हाथ रह जाएगी। वो शिद्दत से होते हुए वहीं फर्श पर बैठ गई, और वो शाम बहुत बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार करती रही। तकरीबन रात 8 बजे के करीब वो घर में दाखिल हुआ तो गाड़ी से निकलती हुई नाइमा को देखकर वो वहीं सीढ़ियों के करीब ठटक गया। शादाब बेगम ने मुड़कर उसे देखा, जैसे उसे जता रही हो कि अपनी हैसियत को अभी से देख ले। नाइमा ने उसे अक्सर नजरअंदाज करते डिनर उनके साथ ही किया। ये सोची समझी चाल थी या जो भी, लेकिन वो नाइमा के साथ बहुत मुतमईन नजर आ रहा था। सो यकीन अगर वो हो गया कि अगर उसके दिल में नाइमा के लिए कुछ ना होता तो यूं उसके साथ निकलना उसे चलता, और उसे नहीं किसी के बिस्तर की जीनत बना लेता। और रात भी उसके करीब आया जब अपना काम था हाथ उसके सीने पर रखकर उसने उसे खुद से दूर धकेल दिया। आज मेरा दिल नहीं है खान साई, हाँ अगर आप चाहते हैं तो जबरदस्ती कर सकते हैं। वो अजीब सी रूह के लहजे में बोली थी, जबकि इतने दिनों से उसकी सिर्फ मुलायम लहजे और बेहद इज्जत और एहतराम का आदी हो चुका था, जो हर काम अपने हाथों से करते हुए उसकी बेफना इज्जत करती थी। वो कंधे झुकाए से दूर हो गया। कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम्हारी ख्वाहिश अहमियत रखती है। अगर तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं, एक कप चाय के साथ। और वो चुपचाप कमरे से निकल गई। वो सिर्फ उसके लिए चाय बना कर ले आई, और अपने अंदर से अंदाज से उस साबित नहीं करना चाहती थी कि वो बदगुमानी का शिकार है, और ना ही उसे कोई बदगुमान होने का हक हासिल था। शहीर के सो जाने के बाद वो देर तक उसके हसीनो जमील चेहरे को देखते
ایک ایک لمحے میں ہزاروں محبتوں کے احساس چھپے ہوئے تھے، اور اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل تھا۔ اسے اتنا کام اتنے عرصے کے لیے دستیاب تھا، لیکن حقیقت بھی یہی تھی کہ اس گھر والے چاہے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پائے، لیکن وہ یہاں رہ کر جس اذیت سے دوچار تھی، اس سے بہتر تھا کہ وہ فرار حاصل کر کے واپس چلی جاتی۔ اور بالآخر صبح فجر کی نماز کے بعد ہی وہ فوراً شاداب بیگم کے پاس پہنچ گئی۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں، یہ اس کا وہ فیصلہ تھا جو شاداب بیگم چاہتی تھی۔ انہوں نے سانپ بیمار دیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹنے دی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ پھر تم واپس اس گھر میں نہ آؤ۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک نوٹ تیار کرو تاکہ میرے بیٹے کے ضمیر پر ہمدردی کا بوجھ نہ رہے کہ تم اس کی خوشی اور اس کی زندگی کے لیے اس کے گھر سے نکل گئی۔ اور پھر آنسو کے بیچ کپ کپاتے اس نے شاداب بیگم نے خود لیٹر لکھوایا تھا، جس میں یہ بتایا گیا کہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے۔ ہاں، اگر اس کے پیچھے آنے کی کوشش کی تو وہ مقدمہ دائر کر دے گی۔ اسے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بس لکھ دیا تھا وہی جو اس نے کہا تھا، اور پھر وہ بڑی مہارت سے شہر کے سامنے لایا گیا۔ اسے تو ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دیا گیا، بلکہ اس حویلی سے اس کا نام و نشان بھی ختم کر دیا گیا۔ شاداب بیگم کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا اپنی بیٹی کی زندگی۔ بھائی کے قاتلوں کو وہ بعد میں دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کے لیے اپنا بیٹا بہت ضروری تھا، اور اس کا اکلوتا بیٹا اس کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا۔ سو یہ راستہ سب سے زیادہ آسان تھا، اور اسے اسی راستے پر عمل کیا۔ وہ شہید کو کال کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں سے چلی گئی ہے۔ اسے جو چند دن تمہارے ساتھ گزارے اسے آزادی چاہیے تھی، کیونکہ آزادی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اور شاداب بیگم نے اسے واپس بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ دوبارہ اسے اس گھر میں لے کر آئے گا تو یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ ایک معصوم لڑکی فرار چاہتی ہے، اور فرار اس کا حق ہے۔ اگر یہ 2-3 دنوں تک وہ شدید اداس رہا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے یوں چھوڑ کر چلی جائے گی، ساری راہیں بند کر کے، سارے رابطے ختم کر کے۔ تو یہ تھا اس کی ویلوس محبت اور مخلصی کا صلہ، وہ لڑکی جس کی معمولی حیثیت تھی، لیکن پھر بھی اس نے اسے اپنے سر پر بٹھا کر رکھا۔ اس کی ماں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ کل ہی بھائی صاحب سے بات کرنے والی ہے، اور دوسرا نکاح وہ آئمہ سے کرے۔ اگر کبھی اس کی پہلی بیویاں آ بھی جائے تو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، لیکن دل میں انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب اگر وہ واپس آئے گی تو اسے کسی صورت یہاں ٹکنے نہیں دینا چاہیے، اور یوں اسے آسانی سے واپس آنے دینا ہے۔ آئے روز نائمہ کے چکر بھرتے جا رہے تھے۔ اس روز بھی وہ آفس میں تھا جب نائمہ شاپنگ کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن وہ مسلسل انکار کر رہا تھا۔ طبیعت میں عجیب سی بے چینی گھلی ہوئی تھی۔ پلیز آ جاؤ، کسی مجنوں کی طرف سے اپنی بیوی کا سوگ لے کر مت بیٹھ جائے۔ اب آپ جیسے ڈیسنٹ بندے کو یہ زیر نہیں دیتا۔ وہ جس کے سر میں پہلے ہی یہ ہلچل ملی تھی، اس نے دہاڑتے ہوئے اسے خود سے دور کیا۔ خبردار، آج کے بعد میرا یا میری بیوی کا نام لینے کی بھی کوشش کی تو تم سے میرا وہ رشتہ بنا ہے، وہ بعد میں رشتہ بنا ہے، لیکن پہلے میری بیوی۔ اور ایسا میں بھلے ہی ماں کے چکر میں کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی اسے سدھارنا ہے۔ اور وہ خوبی جانتا تھا کہ اس شام اس نے رو رو کر شاداب بیگم کو ساری کہانی سنا دی، لیکن پھر بھی وہ مسکراتی رہی۔ اسی غصے کے ہتھیار کے ساتھ اس نے یہ قدم اٹھانا، ایک بار تم بہو بن کر اس گھر میں اور بیوی بن کر اس کے بستر تک چلی جاؤ، ساتھ میں وہ ہر ایک فراموش کر دے گا۔ اور نائمہ کو تو وہ ذرا نہیں پسند آ رہا تھا، اس کی اکڑ، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا بولنے کا انداز۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ اپنے ماں باپ کے پاس تھی، اس کے پاس جس کے پاس آنے کا سپنا ہی اس نے منو مٹی تلے دفن کر دیا تھا۔ اس کا بھائی ابھی تک فرار تھا، لیکن پھر بھی معاملہ کافی حد تک سلجھ چکا تھا۔ حالانکہ یہ غلطی تھی، یہ حادثاتی طور پر ہوا، لیکن پھر بھی اس نے ایک انسان کی جان لی تھی، اور سزا تو اس کا حق بنتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جس گھر میں اس نے بچپن گزارا، جس گھر میں اس نے 20 سال گزارے، آج حقیقت یہ تھی کہ اس گھر میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار داخلی دروازے کو دیکھتے ہوئے التجا کر رہی تھی، کاش وہ پردہ سرکا کر کسی طرف سے آ جائے اور وہ اس کی ایک جھلک ہی دیکھ لے۔ کتنا عجیب تھا کہ وہ ایک بار بھی اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے نہیں آیا گیا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ اس گھر سے نکل جائے۔
بدگمانی دونوں طرف پھڑتی جا رہی تھی اور شاداب بیگم بھرپور طریقے سے اپنا کام سر انجام دے رہی تھی۔ اس رات انہوں نے نائمہ کے ساتھ اس کی منگنی کی ڈیٹ فکس کر دی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آنے کے بعد دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے وہ شدت سے یاد آ رہی تھی اور اس کا وہ کھلکھلا کر سینے سے لگ جانا، لمبے بالوں کو سلجھاتے وقت شہیر کی مدد طلب کرنا اور منہ بسور کر بات کرنا، اور کبھی کبھی اچانک شہیر کے رخسار پر اپنے لب پہ رکھ دینا۔ وہ شریر سے لڑکی اس کی نس نس میں اتر چکی تھی، لیکن اس کی ماں ہی سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور دوسری جانب وہ کون سا اس کی محبت کو سمجھتی تھی۔ اس روز انویسٹیگیشن کارڈ اس کے دروازے پر آیا۔ البرازل نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ وہ آنے سے جتنا آپ کریں، یہ کارڈ صرف اسے دکھانے کے لیے بھیجا گیا۔ اسے شہیر کے ساتھ لکھا ہوا نائمہ کا نام دیکھ کر نہ جانے کتنی دیر وہ روتی رہی۔ یہ سب کچھ اس کے برداشت سے باہر تھا۔ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی نظروں کے سامنے وہ کسی اور کا ہو جائے۔ منگنی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ نائمہ کے نخرے آسمان کو چھو رہے تھے، اور دوسری جانب پروردگار نے یہ میٹھی سی خوشخبری بھی وقار صاحب کے آنگن میں ڈال دی کہ وہ نانا بننے والے ہیں، اور اس کی ماں زلیخا بیگم نے کتنا اصرار کیا کہ وہ چھوٹے صاحب کو اس خوشی سے محروم نہ رکھے بلکہ انہیں بتا دے، لیکن وہ یہی سمجھتی رہی تھی کہ انہیں یاد ہونا چاہیے۔ ایک بار کال کر کے انہوں نے ہی نہیں پوچھا۔ کبھی کبھی میاں بیوی ایک ایسی اندیکھی ضد میں مبتلا ہو جاتے کہ وہ ضد ان کے رشتوں کو دمک کی طرح کھا جاتی ہے، اور یہاں دمک کا کردار شاداب بیگم نے ادا کیا تھا، جو ان کے رشتے کو آہستہ آہستہ نگلتی ہی جا رہی تھی۔ اس روز رضیہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئی۔ حویلی میں ہونے والے ہنگامے اور دن بدن صاحب کا اترتا ہوا چہرہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ شدید ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، اور وہ بھلا رضیہ کی بات ایسے نہ سنتی۔ رضیہ تو اس کی محسنہ تھی۔ وہ بس نم آنکھوں سے مسکراتی رہی۔ کبھی کبھی رشتوں سے دور آ جانا مجھے فرار کا راستہ نظر آ رہا تھا، سو میں نے چن لیا۔ کیا تم نے چھوٹے صاحب کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا؟ یہ ضلع تھا ان کے لازوال محبت کا، اس کا مہمان کے اتنے اعتماد کا، ایک بنی کی گئی لڑکی سے محبت کرنے کا، اسے اپنی بیوی کا درجہ دینے کا، یہ صلہ دیا۔ رضیہ اسے سچ دکھا رہی تھی۔ اسے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ اس معاملے کو اس نے ایسے تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ رضیہ چلی گئی، لیکن اس کے لیے ایک نیا راستہ کھول کر گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس رات اس نے موبائل اٹھا لیا، وہی موبائل جو اس شخص نے اسے بطور تحفہ لے کر دیا تھا۔ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، میسج بھیج کر وہ انتظار کرنے لگی جب دوسری طرف سے کال آ گئی۔ کبھی کبھی کتنا آسان ہوتا ہے کسی رشتے کی طرف قدم بڑھانا، بس اپنی انا میں لپیٹ کر مارے چلے جاتے ہیں۔ کیا کچھ باقی رہتا ہے جسے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ مما ٹھیک کہتی تھی، چھوٹے لوگوں کو عزت راس ہی نہیں آتی۔ وہ بولا تو زہر سے زیادہ کڑوا بول رہا تھا۔ اب اسے کیا بتاتی؟ اب بتا دی مما کو تو یہ بھی وہ کہتی ہے کہ اسے رکھیل بنا کر رکھتا ہے۔ میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، کیا گنجائش ہے؟ دوبارہ سے چلے جانے کے لیے وہ شدید غصے میں بات کر رہا تھا۔ نہیں، اس لیے کہ آپ کے بچے کو اپنے باپ کا نام مل جائے۔ اور وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ حالات یہاں تک پہنچ جائیں گے؟ کیا اسے بھی میری دسترس سے دور رکھنا ہے؟ وہ شکوہ کر گیا اور وہ رو پڑی۔ ہرگز نہیں، اس نے فوج سوچ لیا تھا کہ فاصلے یوں ہی نہیں مٹیں گے، انہیں مٹانا پڑے گا۔ اس روز صبح سے ہی اس کی منگنی کی ہنگامے جاری ساری تھے، لیکن وہ اداس دل کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ اس روز بھی اس نے شاداب بیگم کو منع کیا کہ وہ یہ ضد چھوڑ دیں، لیکن وہ ہرگز یہ ضد چھوڑنے والی نہیں تھی۔ منگنی کے فنکشن اپنے عروج پر تھے۔ سلور کلر کی میکسی میں نائمہ اس کے پہلو میں یوں بیٹھی تھی جیسے وہ صرف اسی کا ہو، اس پر اور کسی کا حق نہ ہو۔ شاداب بیگم کو اتراتی رہی تھی وہ، اور آج تو ان کے چہرے کی شادابی ہی الگ تھی۔ اس سے پہلے کہ منگنی کی رسم شروع ہو جاتی، جب داخلی دروازے سے آتی ہوئی وہ دکھائی دی، سکن کلر کی شلوار قمیض میں اس نے شال اپنے ارد گرد لپیٹ رکھی تھی۔ اپنے بالوں کو پشت پر بکھیرے وہ بہت اعتماد سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اب اسے کوئی خوف نہیں تھا کہ وہ بنی کی گئی تھی، صرف اس کے شوہر نے اسے یہ اعتماد دلاتا ہے کہ اس کی بیوی ہے۔
तो फिर किसी से खौफ खाना फजूल था। उसके सामने आकर खड़ी और खुद भी उसे हैरत से तकता रहा। क्यों आई हो तुम यहाँ? जब तुम्हें आज़ाद कर दिया गया था तो तुम वापस क्यों आई हो? शादाब बेगम कदम बढ़ाते उसकी जानिब बढ़ी। मुझे आपके कैद से आज़ादी मिली थी। मैं आज भी अपने शौहर के नाम से वाबस्ता हूँ, बल्कि उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और वहाँ खड़े लोगों में हलचल मच गई। वो तो बेताबी से उसके चेहरे को देखे जा रहा था। वो कदम कदम चलती उसके करीब आ गई। मैं यहाँ मंगनी रोकने नहीं आई। आप चाहें जिससे अपना लें, लेकिन मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे क्या हंगामा हुआ ये वो नहीं जानती थी। हाँ, लेकिन वो बुलंद आवाज से चीखते हुए उन आयमा की चीखों पुकार सुन रही थी, जिसका इसरार एक ही था कि उसे तलाक दे। और फिर उस शख्स को धारते सुना, मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगा, हरगिज नहीं। अगर तुम्हें मेरी दूसरी बीवी बनकर रहना है तो रहो, लेकिन वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। वो मेरी बीवी है और उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। आंखें बंद करते हुए मुस्कुरा दी। दिल का बोझ जैसे हल्का हो गया था। उसकी ये मोहब्बत रायगा नहीं गई। वो उससे मोहब्बत करता था, वो बेतहाशा मोहब्बत करता था। उस रोज शादाब बेगम ने अपने गुस्से में सब कुछ उगल दिया। उसके जल जाने की हकीकत को फिर वो जान चुका था। उसके माथे से माथा टिकाकर मुस्कुराते वो हल्का सा उसके लबों को छू गया। वादा करोगे आज के बाद छोड़कर नहीं जाओगे? वो खुद भी बेताब नजर आ रहा था और उसकी आंखों में दिखती रह गई। आपसे दूर रहना वबाले जान है, हाँ अगर मौत ना है तो। और उसमें तड़पते हुए अपनी 2 उंगलियां उसके लबों पर जमा गई। बेकरारी शेर खानजादा की आंखों से फूट रही थी। उसके लबों को अपनी दस्तरस में लेते हुए उस पर अपनी मोहब्बतें लुटा रहा था, क्योंकि हर बार आगाज मोहब्बत से अच्छा नहीं लगता। कभी कभी मोहब्बतों से आगाज और मोहब्बतों से इख्तिताम कर लिए जाए तो बेहतर है।